everybody. Uh, Welcome back again to the series of Doctrine of Basic Structure. Today in this lecture we are going to deal with the case of Keshavendra Bharati versus State of Kerala. As I said earlier also, this case is one of the most important landmark judgment in the history of Indian judiciary. It is not wrong to say that it is the most important case that anybody studies into constitutional law. Okay, so going to the facts of the case. Okay, the Kerala government attempted to control the religiously owned property under two State Land Reforms Act. केरला गवर्नमेंट ने दो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किए थे जिससे वो जो रिलीजियसली ओन प्रॉपर्टी है उसे कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे थे. ओके, तो उस वक्त नानी पालकीवाला ने स्वामी H. श्री केशवेंद्र भारती जी जो सीनियर हेड थे मर्द के जिसकी प्रॉपर्टी रिलीजियस प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने कन्वेंस किया कि आप एक पिटीशन फाइल कीजिए फॉर द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26. ओके, और इस पिटीशन को उनने केरला गवर्नमेंट के खिलाफ फाइल किया था, केरला गवर्नमेंट को चैलेंज किया था इस एक्ट के लिए, ये दोनों एक्ट के खिलाफ. ओके, और सबसे पहले वायलेशन ऑफ आर्टिकल 26 कैसे हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके, ये आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर. ओके, तो यहाँ पे जो रिलीजियस डिनोमिनेशन होता है ना, उनके पास ये सारे राइट्स होते हैं, शैल हैव द राइट्स. ओके, ये सारे राइट्स उनके पास रिलीजियस डिनोमिनेशन होते हैं, सारे राइट्स होते हैं, चारों के चार राइट्स. तो इसमें हमें सिर्फ ये थर्ड सी पे फोकस करना है, आर्टिकल 26 क्लॉज 3, सो क्लॉज सी के ऊपर हमें फोकस करना है. ये क्लॉज सी क्या कहता है? टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टी. मतलब जो रिलीजियस डिनोमिनेशंस होते हैं उनके पास बिल्कुल राइट होता है कि वो ओन कर सके, एक्वायर कर सके ऐसी जो प्रॉपर्टी जो मूवेबल हो और इनमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं. ओके, उनके पास वो राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया, और ये एक फंडामेंटल राइट है क्योंकि आर्टिकल 26 में किया है, और आर्टिकल 26 पार्ट है, मतलब वो इंक्लूड होता है पार्ट 3 के अंदर. ओके, तो इसलिए कि फंडामेंटल राइट है. ओके, तो हम आगे देखते हैं. तो इसके वायलेशन के लिए उन्होंने केस फाइल की केरला गवर्नमेंट के खिलाफ. ओके, उनको चैलेंज किया. ओके, केरला गवर्नमेंट को. ओके, तो वाइल प्रोसीडिंग वाज अंडर, ओके, ये उस टाइम को 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्या 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1972, केस फाइल हुई 1970 के अंदर. ओके, फिर 1970 में केस फाइल की, और जब केस चल रही थी उस टाइम को पार्लियामेंट ने क्या किया, उन्होंने 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास की 1972 के अंदर. अब उन्होंने क्या किया, ये लैंड रिफॉर्म लॉस थे ना, ये दोनों लैंड रिफॉर्म एक्ट से ना, उन्हें उन्होंने 9th शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया. ओके, क्योंकि अभी 9th शेड्यूल में डाल दिया तो ये जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर चले गए, मतलब आप इन्हें हम चैलेंज कर नहीं सकते, मतलब इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 9th शेड्यूल में इंसर्ट हो गए. ओके, तो इसलिए 9th शेड्यूल में तो इन्हें हम चैलेंज नहीं, which badly impacted, इससे केशवेंद्र भारती की जो केस थी वो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट गिरा, तो which badly impacted the केशवेंद्र भारती केस, क्योंकि केशवेंद्र भारती इन दो एक्ट्स को चैलेंज कर रहे थे केरला गवर्नमेंट के. लेकिन अब क्या हुआ, अब हुआ कि इन दोनों एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया 29 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, अब तो हम इन्हें चैलेंज कर नहीं सकते हैं. तो उस टाइम को जो नानी पालकीवाला थे, जो मतलब जिन्होंने उन्हें कन्विंस किया था केस फाइल करने के लिए, और उनके पिटिशनर में काउंसिल थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम करते हैं चैलेंज 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 29th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट. उन्होंने इन तीनों को चैलेंज कर दिया. ओके, और जब इन तीनों को उन्होंने चैलेंज किया, ओके, तो उस टाइम को इनके साथ साथ आर्टिकल 26 का तो वायलेशन हो रहा ही है वो भी, तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और आर्टिकल 26 का वायलेशन हो रहा है. तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ. ओके, आप इश्यूज इन द केस, इस केस में फैक्ट आप समझ गए क्या हुआ, कैसे किसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया, पूरा फैक्ट से समझ गए केस के. अब हम इश्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे.
The Supreme Court had to reconsider its decision in Shankari Prasad, Sajjan Singh and Golaknath. ओके, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह की केस में आपको सेकेंड लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। गोलकनाथ की केस मैंने आपको फोर्थ लेक्चर में पढ़ाई थी, तो मैंने पढ़ाया था। ओके, शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह के अंदर उन्होंने आर्टिकल 368 को एक बोला था कि इट इज एन एब्सोल्यूट पावर, अमेंडिंग पावर, और वहीं पे गोलकनाथ के अंदर उसने उसको एक उसने कहा था कि इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट पावर एंड इट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इनम्यूटेबल। ये उन्होंने कहा, दे आर सुप्रीम एंड अनचेंजेबल। ये गोलकनाथ की केस में कहा था। तो उन्होंने सारे केसेस के जजमेंट को उन्हें रिकंसिडर करना था, कि सारे केसेस के जजमेंट को उन्होंने रिकंसिडर किया उन्होंने। ओके, तो हाउ मच अमेंडिंग पावर वाज ग्रांटेड to the parliament under article 368 and whether that power was unfettered and could court review amendments। तो इसमें ये था कि ये जो आर्टिकल 368 में जो पावर दी गई है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, वो पावर कितनी है? क्या वो एक एब्सोल्यूट पावर है? क्या क्या उसके ऊपर कोई लिमिटेड है? क्या पावर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है? क्या उसके कोई लिमिटेशन है पावर के? तो इसके ऊपर डिसीजन, हाउ मच पावर दे हैव अमेंडिंग, एब्सोल्यूट या लिमिटिंग पावर, लिमिटेड पावर है। ओके, तो जजमेंट देखते सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट, ओके, इस केस को करीबन इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग वेंट फॉर 68 डेज। ये 68 डेज की हेयरिंग थी। कितने? 68 डेज की। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ये 13 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था। कितने जजेस का? 13 जजेस का। इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कभी बैठा नहीं है। 13 जजेस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था इस केस को सुनने के लिए। और और ये केस केशवचंद्र भारती के ये जजमेंट केशवचंद्र भारती के फेवर में आया बाय 7:6 रेशो। कितना? 7:6 रेशो। ओके, ठीक है। Okay, in this case, the Supreme Court overruled its judgment in the Golaknath case. Okay, जो गोलकनाथ की केस 1967 में आई थी, उस केस को सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया। ओके, फिर से रिपीट करते हैं हम। गोलकनाथ की केस के 3 मेन पॉइंट जो जजमेंट में दिए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? ओके, मैं आपको फिर से ऊपर लेके जाता हूँ। ओके ओके, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। मतलब दे आर सुप्रीम एंड कैन नॉट बी चेंज, दे आर अनचेंजेबल, कि उनको बदला नहीं जा सकता है। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ की डेफिनेशन में आता है। और थर्ड तो अभी कुछ इतना यूजफुल नहीं, क्योंकि 24 अमेंडमेंट ने तो इसको बदल ही दिया है। ओके, ठीक है। अब हम फिर से हमारे केस पे जाते हैं। ओके, केस पे। ओके, ठीक है। तो ये गोलकनाथ की केस को उन्होंने ओवररूल कर दिया। ओके, एंड इट हेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1971। क्या उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अपहेल्ड किया, उसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। ओके, और इसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया था। इसमें क्या इंसर्ट किया था? आर्टिकल 13 क्लॉज 4 इंसर्ट किया गया था, जो कहता था nothing in this article shall apply to the constitutional amendment under article 368। और वहीं पे 368 क्लॉज 3 भी वहां पे था। वहां पे लिखा था ओके, नथिंग इन, वहां पे भी यही कहा था कि जो आर्टिकल 13 है उसका इम्प्लीमेंटेशन 368 पे नहीं होगा। साफ साफ लिखा गया था दोनों। क्या? आर्टिकल 13 क्लॉज 4, आर्टिकल 368 क्लॉज 3। ओके, ये दोनों को चेंज किया गया था। वहीं पे मार्जिनल हेडिंग थी उसकी 3 से उसको भी बदला गया था। और क्या कहा गया था कि प्रेसिडेंट को जो असेंट देना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को, वो असेंट ऑब्लिगेटरी है, उनको देना ही पड़ेगा। ही प्रेसिडेंट डज नॉट हैव अ वीटो पावर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ओके, ठीक है। और उन्होंने इसको अपहेल्ड किया और स्टेट किया कि पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 इज एम्पावर्ड टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट के पास है कि वो 368 के यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, बट सच अमेंडमेंट शुड नॉट अल्टर डिस्ट्रॉय। मतलब क्या?
ऐसी अमेंडमेंट ने कोई भी ऐसे अमेंडमेंट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अल्टर, डाइल्यूट, डिस्ट्रॉय वो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके, फिर से मैं कहता हूँ, पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट हैज पावर अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एनी पार्ट का मतलब है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, दैट इज पार्ट 3। बट ऐसी अमेंडमेंट, जो भी अमेंडमेंट उस अमेंडमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, उसे अल्टर नहीं करना चाहिए, उसे डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। ओके, दिस मीन्स Parliament cannot abridge or take away, okay, the fundamental rights that forms a part of basic structure of constitution. मतलब पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं, उसे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन वो उन फंडामेंटल राइट्स को एब्रिच नहीं कर सकते, उन फंडामेंटल राइट्स को डाइल्यूट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते जो फॉर्म करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हम क्या सकते हैं, एग्जाम्पल ले ले, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें रूल ऑफ लॉ कहाँ पे पता चलता है, आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ है। आर्टिकल 14 से हमें रूल ऑफ लॉ की पता चलता है। क्या हम आर्टिकल 14 में अमेंडमेंट करके रूल ऑफ लॉ को ही खत्म कर दें? ये पार्लियामेंट का पावर है ना अमेंड करने की, क्या वो रूल ऑफ लॉ को ही खत्म कर? नहीं, वो भले ही आर्टिकल 14 में अमेंड कर सकती है, लेकिन वो रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, रूल ऑफ लॉ को डाइल्यूट नहीं कर सकती है। लेकिन आर्टिकल 14 में अमेंडमेंट जरूर कर सकती है, ताकि आर्टिकल 14 को और अच्छे से बना और उसे और मतलब ताकि उसका जो पावर है, उसकी जो आर्टिकल 14 की पावर बढ़ा सकती है इन अ ग्रेटर पब्लिक, ओके, इन अ ग्रेटर पब्लिक वेलफेयर, ओके, कर सकती है, लेकिन उसे उससे डिस्ट्रॉय ना करे, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय ना करे। ओके, ठीक है। केशव भारती ऑफ 97। तो इसके अंदर इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जो सेक्शन है, मैंने कहा था ये सेक्शन कौन था, 35th अमेंड सॉरी 25th अमेंडमेंट से कौन सा सेक्शन ऐड किया गया था, आर्टिकल आर्टिकल 31 क्लॉज सी, ये ऐड इंसर्ट किया गया था कौन से अमेंडमेंट से, 25th अमेंडमेंट से। मैंने आपको बताया था, लास्ट लेक्चर की बात है। ओके, तो उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। क्यों? ओके, और इसका सिर्फ सेकेंड प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। हम देखेंगे उसी दोनों प्रोविजंस को देखते हैं। ओके ओके, देखिए ये 25 ये आर्टिकल 31C के दो क्लॉजेस है। ओके, ये इस क्लॉज को उन्होंने कुछ किया नहीं, इस क्लॉज को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रखा, इस क्लॉज को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों किया? ठीक है, हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं। नो लॉ कंटेनिंग अ declaration for giving an effect to such policies shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such policy। इसका मतलब क्या है? कैन नॉट बी मतलब ये कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट का मतलब क्या है? जुडिशियल रिव्यू की पावर को डिस्ट्रॉय, जुडिशियल रिव्यू की पावर को कम करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जुडिशियल रिव्यू को हटाने की कोशिश कर रहा है, और जुडिशियल रिव्यू को तो हटा नहीं सकते। ओके, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू को हटाना गलत है, क्योंकि एक जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करता है। भले वो इस केस में नहीं बताया गया था, लेकिन आने वाले केसेस में हम देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू को भी एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था। वैसे यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, लेकिन उसे इतने यहाँ पर भी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं किया गया था। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू को सबसे पहली बार बहुत अच्छे से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया था मेनूरा मिल्स के केस के अंदर। ओके, जिसे हम अगले लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। ओके, तो इसको हमने क्या बोला, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का जो सेकेंड प्रोविजन, आर्टिकल 31 क्लॉज सी का जो सेकेंड प्रोविजन है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया ऑन द ग्राउंड्स दैट द जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि वो जुडिशियल रिव्यू को कर्टेल करने की कोशिश कर रहा था, उसे हटाने की कोशिश कर रहा था, उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए हमने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ओके, ठीक है। और फर्स्ट प्रोविजन को तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, वो तो मैंने आपको ऊपर ही कह दिया, ये चीज है। ओके, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस केस की। इस केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को आउटलाइन किया गया था। क्या किया गया था? आउटलाइन। ये ऐसी केस है जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है कि क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, क्या फीचर्स है इस डॉक्ट्रिन के,
कौन कौन थे बेसिक फीचर है डॉक्ट्रिन के। ओके, ये सारी चीजें में इस केस में बताए गए थे। ओके ओके, doctrine of basic structure of constitution was introduced for the first time by M.K. नाम्बियार। ओके, इन्होंने इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। ओके, और इस केस के अंदर और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, इसके पहले वाले केस में जैसे बेरुबेरी के केस के अंदर बेरुबेरी, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग रॉन्ग देन इट इज बेरुबेरी। ओके, उस केस के अंदर बेरुबेरी के केस में बोला था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन कॉन्स्टिट्यूशन, उस केस में ऐसा कहा गया था। लेकिन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और ये हो गया बेरुबेरी। ओके, बेरुबेरी, और यहाँ पे लिखा मैंने बेरुबेरी। इस केस के अंदर उन्होंने कहा था कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं, लेकिन इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कही प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने अच्छे से बता दिया। ओके, और ये जस्टिस हंसराज खन्ना, ओके, जो चीफ जस्टिस बनने वाले थे आने वाले टाइम में इस केस के बाद, लेकिन उनको हटा के उन्होंने एन राव, इंदिरा गांधी जी ने एन राव को चीफ जस्टिस बना दिया था। ये वही चीफ जस्टिस है जिनको उन्होंने चीफ जस्टिस, मतलब ये वही जज है जिनको उन्होंने चीफ जस्टिस बनने से रोक दिया था इंदिरा गांधी जी ने। ओके, और इन्होंने बाद में रिजाइन कर दिया था। ओके, मैंने कहा तो इन्होंने मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने कहा था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को हमारे मतलब बेसिक वो उन प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को कंटेन करता है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज को कंटेन करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रीओपनिंग ऑफ केस, लेकिन फिर भी हम बताए, जैसे मैंने कहा था कि एन रे को चीफ जस्टिस बना दिया गया था, भले ही वो लाइन में नहीं थे, मतलब ही वॉज नॉट द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस, उनके आगे हायरार्की में तीन लोग थे, लेकिन उन्हें बना दिया था इंदिरा गांधी जी ने। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये जजमेंट के बाद उन्होंने नया बेंच ओपन किया था कृष्ण भारती की केस को डील करने के लिए, लेकिन ये बेंच 2 दिन में डिसॉल्व हो गया था। नया बेंच जरूर खोलने की कोशिश की थी इस केस को रीओपन करके डिस्कस करने के लिए। ओके, केस को रीओपन करने की कोशिश की थी उन्होंने, और नया बेंच पे एस्टेब्लिश किया था, लेकिन बेंच को 2 दिन में डिसॉल्व हो गया था बेंच। ओके, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आर्टिकल 13 क्लॉज 4। ओके, यहाँ पर मतलब जो आर्टिकल 13 क्लॉज 4 डिक्लेयर्स दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ। ओके, ये यहाँ पे बताया गया था आर्टिकल 13, और इस कृष्ण भारती ने इससे वैलिड बोला, ये सही है, हेंस कैन नॉट बी चैलेंज, हेंस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी चैलेंज, क्योंकि अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है कि जुडिशियल अमेंडमेंट डज नॉट फॉल अंडर द मीनिंग ऑफ लॉ। ओके, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हम चैलेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ओके, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स इफ इट वायलेट्स द राइट्स दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे तो हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते, आप इस लाइन को समझिए, हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज तो नहीं कर सकते। ओके, नॉर्मली हम उसे चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहा है, अल्टर करने की कोशिश कर रहा है, तो हम जरूर उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करेंगे। ओके, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए, पार्लियामेंट लाइए, मतलब केस नहीं कहा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाइए, कोई बात नहीं, आप लाइए, फंडामेंटल राइट्स को बदलिए, आपको जो करना है वो कीजिए। ओके, हम उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते, हमारे पास वो पावर नहीं, हम आपको चैलेंज ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, उसे डाइल्यूट करने की कोशिश की, फिर तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, फिर तो हम इसे चैलेंज करेंगे जुडिशियल रिव्यू के अंदर, और हमें पता चला ये इसको डिस्ट्रॉय या डाइल्यूट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, हम इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर देंगे ऐसे इसको। ओके ओके, ठीक है। ओके, और जो मैंने कहा था इस केस के अंदर, मैंने कहा था कि इस केस के अंदर प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया था, और यही LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, ये 1995 की केस है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया था कि दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना।
ओके ओके इस केस के अंदर कौन से फीचर्स है जिसे मतलब इस केस के अंदर ऐसे कौन कौन से फीचर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में गिना गया है? ओके सबसे पहले रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एन पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, mandate to build a welfare state, parliamentary system, separation of power between the legislature, the executive, and the judiciary, freedom, freedom and dignity of an individual, sovereignty and unity of India, federal character of the constitution, secular character of the constitution. ये सारे features, ये सारे चीजें are the essential features of basic structure of Indian constitution. These are इस केस के अंदर इन्हें कहा गया ये सारे जितने भी ये सारे पॉइंट्स है, ये जितने भी ये फीचर्स है, ये सारे है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं। और इस केस में ये भी कहा गया था कि आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट केस के मतलब केस बाय केस जी उनको लगा कि ये जरूरी कि ये टॉपिक या ये पॉइंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए तो हम उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। जिसके हम आगे देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बहुत जगह पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आने वाले केसेस में इस डॉक्ट्रिन के अंदर और मॉडिफिकेशंस हुए थे, उन्हें भी हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे। लेकिन बेसिकली ये अभी यहाँ तक याद रखिए ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस केस में डिक्लेयर किया गया था। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। ओके थैंक यू वेरी मच एंड goodbye. See you in the next lecture.